सालार ने नींद में अपनी मोबाइल की एक बीप सुनी थी। जब लगातार मोबाइल बजता रहा तो इसने आंखें खोल दिया। कदरे नागवारी की हालत में बेड साइड टेबल को टटोलती मोबाइल उठाया। हेलो। इमामा ने सालार की आवाज़ पहचान ली थी। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोल सकी। हेलो। इसकी ख्वाबेदा आवाज़ दोबारा सुनाई दी। सालार। इसने इसका नाम लिया। बोल रहा हूँ, इसने इसी ख्वाबेदा आवाज़ में कहा। मैं इमामा बोल रही हूँ। वो कहने वाला था कौन इमामा, में किसी इमामा को नहीं जानता, मगर इसके दिमाग ने करंट की तरह से सिग्नल दिया था। इसने बेख्तियार आंखें खोल दी। वो नाम के साथ इसकी आवाज़ को भी पहचान चुका था। मैं वसीम की बहन बोल रही हूँ। इसकी खामोशी पर इमामा ने अपना तारुफ कराया। मैं पहचान चुका हूँ। सालार ने हाथ बढ़ाकर बेड साइड लैंप को ऑन कर दिया। इसकी नींद गायब हो चुकी थी। टेबल पर पड़ी हुई अपनी रिस्ट वॉच उठाकर वक्त देखा। घड़ी 3:10 बजा रही थी। इसने कदरे बेयकीनी से होंठ सिकोड़ते हुए घड़ी को दोबारा टेबल पर रख दिया। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। हेलो। सालार ने इसे मुखातिब किया। सालार, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सालार के माथे पर कुछ बल आए। मैंने एक बार तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी, अब मैं चाहती हूँ तुम मेरी ज़िंदगी बचाओ। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में इसकी बात सुनता रहा। मैं लाहौर में किसी से राबिता करना चाहती हूँ, मगर कर नहीं पा रही। क्यों? वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तुम रात के इस वक्त। इमामा ने इसकी बात काट दी। प्लीज़ इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं दिन के वक्त फ़ोन नहीं कर सकती और शायद कल रात को भी न कर सकूं। मेरे घर वाले मुझे फ़ोन नहीं करने देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट कर लो और इस पर एक आदमी से कांटेक्ट करो। इसका नाम जलाल अंसर है। तुम इससे सिर्फ ये पूछकर बता दो कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ मेरी शादी तय कर दी और वो मुझे अब शादी के बगैर लाहौर आने नहीं देंगे। सालार को अचानक सारे मामले में दिलचस्पी पैदा होने लगी। कंबल को अपने घुटनों से ऊपर तक खींचती वो इमामा की बात सुनता रहा। वो एक एड्रेस और फ़ोन नंबर दोहरा रही थी। सालार ने इस नंबर एड्रेस को नोट नहीं किया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसने पूछा, और अगर मेरे फ़ोन करने पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो? जो वो खामोश हो गई थी, इसने पूछा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी रही। फिर इमामा ने कहा, तुम लाहौर जाकर इस आदमी से मिल सकते हो प्लीज़, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार इमामा की आवाज़ मल्तिचियाना थी। और अगर इसने पूछा कि मैं कौन हूँ तो? तुम जो चाहे इसे बता देना, मुझे इससे दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इस मुसीबत से छुटकारा चाहती हूँ। क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम इस आदमी से खुद बात करो? सालार ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शायद मुझे दोबारा फ़ोन का मौका न मिले, और फिलहाल तो आदमी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। सालार ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। इसने मायूसी के हाल में मज़ीद कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया। सालार मोबाइल बंद करने के बाद कुछ देर इसे हाथ में लेकर बैठा रहा। जलाल अंसर, इमामा हाशम, राबिता, पेरेंट्स से बात, ज़बरदस्ती की शादी। इसने वहाँ बैठे बैठे इस जक्सा पजल के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। इसने इमामा से जलाल के बारे में पूछा नहीं था कि इससे इमामा का ताल्लुक किस तरह का हो सकता था। वो अपनी दाहिनी टांग हिलाते हुए इन दोनों के बारे में सोचता रहा। इसे सूरत हाल खासी दिलचस्प महसूस हो रही थी कि इमामा जैसी लड़की इस तरह के किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो सकती थी। वो अपने लिए इसकी नापसंदगी से भी वाकिफ था। इसे बात भी हैरान कर रही थी कि इससे बावजूद वो इससे मदद मांग रही थी। ये क्या कर रही हैं खातून? मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश या फंसाने की कोशिश? इसने दिलचस्पी से सोचा। कंबल अपने सीने तक खींचते हुए आंखें बंद कर ली, मगर नींद इसकी आंखों से मुकम्मल तौर पर दूर थी। वो पिछले कई सालों से वसीम और इसके घर वालों को जानता था। वो इमामा को भी सरसरी तौर पर देख चुका था, मगर इन मुलाकातों में इसने इमामा पर कभी गौर नहीं किया था। वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। इसके अपने घर वालों के बरअक्स वसीम का घराना खासा रिवायत परस्त था और वो कभी भी इस तरह खुलेआम इनके घर नहीं जा सका जिस तरह वो अपने दूसरे दोस्तों के घरों में जाता था। मगर इसने इस बात पर भी कभी ज़्यादा गौर खौज नहीं किया था। इसका ख्याल था कि हर ख़ानदान का अपना माहौल और रिवायत होती है। इसी तरह वसीम के ख़ानदान की भी अपनी रिवायत थी। इसे इमामा के मूड और टेम्परामेंट का थोड़ा अंदाज़ा था, मगर इस तरह अचानक इमामा की कॉल वसूल करके वो इस हैरत के झटके से संभल नहीं पा रहा था जो इसे लगा था। जब वो काफ़ी देर तक सोने में कामयाब नहीं हुआ तो कुछ झंझला गया। भाड़ में जाई इमामा और ये सारा किस्सा। वो बड़बड़ाया। करवट लेकर इसने तकिया अपने चेहरे के ऊपर रख दिया। इमामा अपने कमरे में आकर भी इसी तरह बैठी रही। इसे अपने पेट में गरही पड़ते हुए महसूस हो रही थी।
सिर्फ चंद घंटों में सब कुछ बदल गया। वो पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह नाश्ते के लिए बाहर आई, इसकी भूख एकदम जैसे गायब हो गई थी। 10 साढ़े 10 बजे के करीब इसने पोर्च में कुछ गाड़ियों के स्टार्ट होने और जाने की आवाज़ें सुनी। वो जानती थी इस वक्त हाशिम मुबीन और इसके बड़े भाई ऑफिस चले जाते हैं और इसे इनके ऑफिस जाने का इंतज़ार था। इनके जाने के आध घंटा बाद वो अपने कमरे से बाहर आई। लॉन्च में इसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थी। वो खामोशी से फ़ोन के पास चली गई। इसने फ़ोन कर इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसे अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई थी। तुम्हारे बाबा कह कर गए कि तुम्हें कहीं फ़ोन नहीं करोगी। इसने गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। मैं अजद को फ़ोन कर रही हूँ। किस लिए? मैं इससे बात करना चाहती हूँ। वही फजूल बातें जो तुम रात को कर रही थी, सलमा ने तेज़ लहजे में कहा। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप मुझे बात करने दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो आप फ़ोन बंद कर सकती हैं, इसने पुरसुकून अंदाज में कहा। और शायद इसका अंदाज ही था जिसने सलमा को कुछ मुतमईन कर दिया। इमामा ने नंबर डायल किया मगर वो अरशद को फ़ोन नहीं कर रही थी। चंद बार बेल बजने के बाद दूसरी तरफ फ़ोन उठा लिया गया। फ़ोन उठाने वाला जलाल ही था। खुशी की एक लहर इमामा के अंदर से गुजर गई। हेलो, मैं इमामा बोल रही हूँ, इसने जलाल का नाम ले बगैर एतमाद से कहा। तुम बताए बगैर इस्लामाबाद क्यों चली गई? मैं कल तुमसे मिलने हॉस्टल गया था, जलाल ने कहा। मैं इस्लामाबाद आई हूँ अरशद, इमामा ने कहा। अरशद? दूसरी तरफ से जलाल की आवाज़ आई। तुम किससे कह रही हो? मुझे बाबा ने रात ही बताया कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। इमामा, जलाल को जैसे करंट लगा। शादी की तारीख? इमामा इसकी बात सुने बगैर इसी पुरसुकून अंदाज में बोलती रही। मैं जानना चाहती कि तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है। इमामा, मैं अभी बात नहीं कर सका। तो फिर तुम बात करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती, ये तुम जानती हो। मगर मैं इस तरह की शादी नहीं करूँगी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और फिर मुझे बताओ कि वो क्या कहते हैं। इमामा, क्या तुम्हारे पास कोई है? जलाल के जहन में अचानक झमाका हुआ। हाँ। इसलिए तुम मुझे अरशद कह रही हो? हाँ। मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। तुम मुझे दोबारा रिंग कब करोगी? तुम मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कब रिंग करूँ। कल फ़ोन कर लो। तुम्हारी शादी की तारीख कब तय की गई है? जलाल की आवाज़ में परेशानी थी। ये मुझे नहीं पता, इमामा ने कहा। ठीक है इमामा, मैं आज ही अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। इसने इमामा को तसल्ली देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। इमामा ने शुक्र अदा किया कि इसकी भाभी अम्मी को ये शक नहीं हो सका कि वो अरशद से नहीं किसी और से बात कर रही थी। ये शादी तुम्हारे बाबा और आज़म भाई ने मिलकर तय की है। तुम्हारे अरशद के कहने पर वो इसे मुलतवी नहीं करेंगी। सलमा ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। अम्मी, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। इमामा ने इनकी बात का जवाब देने के बजाय कहा। फ़ोन की बात दूसरी है, मगर मैं तुम्हें घर से निकलने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम्हारे बाबा न सिर्फ मुझे बल्कि चौकीदार को भी हिदायत कर गए कि तुम्हें बाहर जाने न दें। अम्मी, आप लोग मेरे साथ आखिर इस तरह क्यों कर रहे हैं? इमामा ने कुछ बेबसी के आलम में सोफे पर बैठते हुए कहा। मैंने आपको अपनी शादी से तो मना नहीं किया। मेरे हाउस जॉब तक इंतज़ार कर लें, इसके बाद मेरी शादी कर दें। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। तुम्हारी शादी जल्द हो रही है, मगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रही। इस बार इसकी भाभी ने इसे समझाने की कोशिश की। खामखा कल रात से पूरा घर टेंशन का शिकार है और मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूँ। तुम तो कभी भी इस तरह जिद नहीं करती थी, फिर अब क्या हो गया तुम्हें? जब तुमसे लाहौर गई हो आज बहुत अजीब हो गई हो। और हमारे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारे बाबा ने तय किया है सब कुछ। आप उन्हें समझा तो सकती थी। इमामा ने सलमा की बात पर एहतजाज किया। किस बात पर समझाती तो तब, अगर मुझे कोई बात काबिल एतराज़ लगती है और मुझे कोई बात काबिल एतराज़ नहीं लगी। सलमा ने बड़े आराम से कहा। इमामा गुस्सा के आलम में वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई।